अनुच्छेद 38 में जो बातें कही गई है वह मुख्य रूप से यह है कि लोक कल्याण की वृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य, और इसका उद्देश्य होगा राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ही कुछ करेगा। यहाँ पर यह समझ लें कि अनुच्छेद 38 में 2 पार्ट है, 2 भाग है कि राज्य व्यवस्था करेगा, लेकिन यह व्यवस्था कैसी व्यवस्था? 38(1) में हम समझ सकते हैं राज्य सामाजिक व्यवस्था करेगा। इस तरह की सामाजिक व्यवस्था जिसमें कि लोगों को न्याय मिले। कैसा न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और यह न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे और इस रूप में स्थापित हो यह न्याय व्यवस्था कि इससे लोक कल्याण में अभिवृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। 38(1) को कहें तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करना। और 38(2) के अंतर्गत जो बातें आएगी वह प्रमुख रूप से यह है कि जो असमानता का वातावरण बनता है, जब आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर आदि के संदर्भ में किसी भी प्रकार की असमानता को दूर करना, असमानता नहीं रहना, इनकम, आय के स्तर पर गरीबी अमीरी की खाई नहीं रहना, व्यक्ति व्यक्ति के बीच नहीं बल्कि व्यवसाय में भी असमानता नहीं रहना, प्रतिष्ठा में भी असमानता नहीं, सुविधा में भी और अवसर में भी असमानता की बात नहीं होनी चाहिए। लोगों को अवसर मिलना चाहिए, समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। उद्देश्य रहेगा राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो और उसका आधार बनेगा हमारी सामाजिक व्यवस्था। और राज्य इस प्रकार का सामाजिक वातावरण का ही निर्माण करेगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित हो और लोगों में समानता का बर्ताव हो, समानता का वातावरण रहे। आय के स्तर पर, प्रतिष्ठा के स्तर पर, सम्मान के स्तर पर, सुविधा के स्तर पर, अवसर के स्तर पर, हर प्रकार के स्तर पर समानता स्थापित हो। वो समानता का वातावरण राज्य द्वारा दूर किया जाएगा। राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होगा जिसमें सबों का विकास होगा। अनुच्छेद 38 में यह बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई है। एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना इस अनुच्छेद के माध्यम से कहीं न कहीं संविधान निर्माताओं का उद्देश्य रहा। इस अनुच्छेद का यदि और अत्यधिक विश्लेषण करें तो हम यह देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर आधारित होता है और यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एक मूल्य है, एक आदर्श है। इसकी प्राप्ति के लिए राज्य को वक्त दे दिया गया कि इस प्रकार की वह व्यवस्था करे जिसमें कि लोग फलेगा, फूलेगा और वृद्धि करेगा। यहाँ पर सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय हर समाज में हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक के स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, जिसका जो वाजिब हक है, जो मिलना है वह मिलना, वितरण के स्तर पर समानता का बर्ताव, कानून के समक्ष समानता का बर्ताव, कानून के समक्ष संरक्षण समान रूप से मिले। या सार्वजनिक स्थान पर अनुच्छेद, जैसे कि हम लोग अपने अनुच्छेद 15 में देखते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से किसी भी आधार पर, धर्म, लिंग, मूल, वंश के आधार पर प्रवेश से निषेध नहीं किया जा सकता। तो इस तरह का वातावरण का निर्माण करना, स्थापित करना, उसको कानून में स्थान देना ही तो सामाजिक न्याय है। और जैसे अनुच्छेद 16 में ही कहा गया है कि किसी भी नियुक्ति के लिए समान अवसर मिलेंगे, तो यह भी एक सामाजिक न्याय है। जब अनुच्छेद 17 के माध्यम से संविधान अस्पृश्यता का अंत करता है, अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है, तो यह भी तो कहीं न कहीं सामाजिक न्याय ही है। और यह एक निष्पक्षता की गारंटी है। यह उस निष्पक्षता की कि ऐसी बातें नहीं है कि समाज में सिर्फ ऊंचे, ताकतवर, प्रभावशाली, संपन्न लोग ही का ही बात चलेगा, ऐसी बातें नहीं है, बल्कि विपन्न, लाचार, कमजोर व्यक्ति का भी उतना ही
मूल्य है और प्राकृतिक दृष्टि, संवैधानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, मानवीय गरिमा की दृष्टि से उन्हें भी बराबर का अधिकार है, बराबर के वे हकदार हैं और इस प्रकार का सामाजिक वातावरण, सामाजिक समता का निर्माण करने की जिम्मेवारी सरकार को सौंपी गई है। सामाजिक न्याय जब विपन्न को, लाचार को एक नैतिक गरिमा प्रदान करता है, सामाजिक सद्भावना प्रदान करता है, सामाजिक समानता प्रदान करता है, तो यह एक ऐसा संवेदनशील भावना हो जाती है जो लोगों को उत्साहित करती है सामाजिक न्याय के वातावरण को बनाने के लिए। और सामाजिक न्याय कहीं न कहीं उस भावना पर आधारित है कि जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए भी चाहो। अगर इस तरह की भावना प्रत्येक लोग में रहे, सरकार इस तरह की भावना स्थापित करे, तो जाहिर है सामाजिक न्याय का वातावरण बनेगा और इससे समाज में खुशहाली आएगी। आर्थिक न्याय से आशय है कि आम आदमी को बुनियादी जरूरत पूरा करने की व्यवस्था करना, और जब इस तरह की बातें हो जाएगी तो हमारा सामाजिक ढांचा बदलेगा, सामाजिक क्रांति का स्वरूप आएगा और इस सामाजिक वातावरण में लोक कल्याण में अभिवृद्धि होगी और भारतीय जनता एक तरह से स्वतंत्रता का वास्तविक रूप में उपभोग कर सकती है। एक आदर्श के रूप में इसे भी स्थापित करने की कोशिश की गई है। हालांकि जब हम अनुच्छेद 23 और 24 का बात देखते हैं, किसी को शोषण करने का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है लोगों के पास, कोई बेईमानी किसी का नहीं कर सकता है, कमजोर वर्ग का कोई शोषण नहीं कर सकता एक तरह से, तो ये रोकता है कमजोर वर्ग के शोषण करने से। तो इस प्रकार की बातें जहाँ लोगों को आर्थिक विकास की ओर ले जाती है, वहीं राज्य द्वारा अगर ऐसा प्रयास किया जाता है कि आर्थिक न्याय हो तो यहाँ पर सर्वांगीण विकास का माहौल बनता है। आप देखते हैं कि राज्य की आर्थिक संपन्नता जो बढ़ रही है, त्यों आम लोगों के लिए भी हर तरह के प्रयास सरकार कर रही है। आज हर घर छत है, भूमिहीन को भूमि दिया जा रहा है, तो ये सब इसी संदर्भ में, आप कोई बेरोजगार है उसको लोन दिया जा रहा है कि आप बिजनेस करें, मुद्रा लोन आप सुने होंगे। इस तरह कई तरह की व्यवस्था की जाती है, छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं कि वे अपना आर्थिक विकास कर सके, और यह कहीं न कहीं आर्थिक न्याय है। और आप देखते हैं कि इनकम टैक्स है, तो जो जितना अधिक कमाता है उतना अधिक उसको टैक्स लगता है, और कहीं न कहीं जो निचले स्तर पर है, विपन्नता से ग्रसित रह गए हैं, वे भी समाज की मुख्य धारा में आवें, राज्य के आर्थिक सशक्तिकरण में वे भी अपना भूमिका निभावें। इसके लिए पहले उनका सशक्तिकरण होना आवश्यक है। और आप देखते हैं कि सरकार कई तरह के ऋण देती है, मुद्रा ऋण देती है, अपना रोजगार करने के लिए ऋण देती है। तो इस तरह कहीं न कहीं इसका एक उद्देश्य होता है कि आम लोगों को आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर करना। सामाजिक आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक न्याय स्थापित करने की बात कही जाती है। राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या हुआ? राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ बिना किसी भेदभाव अर्थात मूल वंश, जाति, धर्म, जन्मस्थान आदि के बिना कि तमाम प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भागीदारी का अवसर मिलना, और किसी प्रकार का फर्क स्थापित करना, भेदभाव नहीं करना, लोग का जिस तरह की मत देने का अधिकार है, समान रूप से वोट का मूल्य मिलता है लोगों को, हर एक लोगों के वोट का मूल्य एक ही गिना जाता है, समान गिना जाता है। व्यक्तिमताधिकार की बात है, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी विभेद के किसी भी सार्वजनिक पद को वे जा सकते हैं। तो इस तरह का वातावरण राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करता है, संवर्धित करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ वोट देने से तो राजनीतिक अधिकार मिल जाता है, राजनीतिक न्याय की स्थापित हो जाती है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक न्याय तो मतदाता भर सीमित होकर रह जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार के न्याय का वातावरण बनता है, तभी एक आदर्श स्थापित मूल्य स्थापित होता नजर आता है। और अपने विविधता भरे समाज में हर प्रकार की न्याय स्थापित करना एक सामाजिक समरसता का संदेश देती है। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कोट उद्धृत करेंगे। उन्होंने कहा था
कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग विसंगतिपूर्ण जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समान होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमान होंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मानेंगे, परंतु अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हम आज भी यह बात कह सकते हैं कि 75 आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी, संविधान के लागू होने के 73 वर्ष बाद भी, आज भी हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करने की ओर अग्रसर ही है, इसे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सके हैं। अन्यथा ऐसा नहीं होता तो आज भी अमीरी गरीबी के बीच खाई ना होती और राजनीतिक व्यवस्था से किसी को शिकायत नहीं होता। तो राज्य इस तरह की नीति निर्देशक तत्व का जो भावना था वह स्थापित करने में आज भी प्रयासरत है। आय की असमानता को कम करने के लिए राज्य आज भी प्रयासरत नजर आते हैं। वहीं विभिन्न प्रकार के आप देखते होंगे कि कभी उद्योगपति का ऋण माफ कर दिया जाता है, तो कहीं न कहीं उसी भावना से अभिप्रेरित है कि ऐसी बातें नहीं हो कि अमीरी गरीबी का खाई बहुत अधिक निरंतर बढ़ता चला जाए। तो इसलिए यहाँ पर छोटे बड़े हर स्तर पर आप देखते हैं कि आर्थिक सहायता लोगों को प्राप्त कराई जाती है और अवसर की असमानता की दिशा में भी सरकार कदम उठाती है। हालांकि ये सब नीति निर्देशक तत्व इतना तो हम जानते ही हैं कि यह एक आदर्श के रूप में है और यह राज्य पर छोड़ दिया गया है कि वह अपनी संसाधन समृद्धि के साथ साथ इसे निरंतर पूरा करते रहेगी। और मौलिक अधिकार की तरह जब नीति निर्देशक तत्व का कोई भाग कानून का रूप लेती है तो यह व्यक्ति के लिए ज़्यादा हितकारी होता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में यह और अधिक मददगार साबित होती है।